निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम अर्थात स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के विषय वस्तु में आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस व्याख्यान का जो उद्देश्य है, अर्थात आप इस व्याख्यान के माध्यम से यह समझ सकेंगे कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को हम किस तरह से समझें। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, परिभाषित अर्थ को भी हमें समझना होगा और समाज में महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, इसकी क्या आवश्यकता है, कौन सा विचार था वैचारिकी जो चली, विचारों की एक श्रृंखला जो चली, जिसने यह समझाने का प्रयास किया कि समाज में महिला की समानता लाना एक स्वस्थ समाज के लिए कितना जरूरी है। तो इस वैचारिकी के बारे में भी हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के तत्व क्या हो सकते हैं और एक रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप यह समझ सकेंगे कि कैसे सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है और उसका अंतिम जो लक्ष्य है वो कहाँ तक पहुंचने का होता है। हालांकि यह जो प्रक्रिया, जब भी हम सशक्तिकरण या किसी भी प्रक्रिया की बात करते हैं जहाँ करण शब्द इस्तेमाल होता है, वहाँ एक निरंतरता का बोध होता है। तो समाज में ये प्रक्रिया निरंतर कैसे चल रही है, उसके अलग अलग स्तर को हम समझ सकेंगे। इसके साथ साथ में इस प्रक्रिया को जब हम क्रियान्वित समाज करता है, समाज की एजेंसियां समाज में जब ये प्रक्रिया काम करती है, तब कौन से बाधक तत्व मौजूद होते हैं और क्यों ये जरूरी है, इसका महत्व क्या है, इस सब पर हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं महिला सशक्तिकरण के परिभाषित अर्थ को समझने का प्रयास। विद्यार्थियों, जब भी हम महिला सशक्तिकरण की विषय वस्तु को उठाकर देखते हैं, आपने वर्ष के दौरान पूरे पाठ्यक्रम को समझा होगा, तो भारतीय समाज के साथ साथ हमें इसकी पृष्ठभूमि में बाकी पूरी दुनिया के संदर्भ में पहले यूनिट में बात करना होती है, जब हम सशक्तिकरण के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि समूचे विश्व में कुछ मात्र सत्तात्मक समाजों को आप छोड़ दें तो महिला और पुरुष के बीच में लैंगिक भेदभाव का वातावरण सभी जगह है और यही स्थिति जो है वो असमानता को जन्म देकर समाज के विकास की बाधा बन जाती है। तो कैसे महिला ताकतवर बने और कैसे समान अधिकारों को प्राप्त करे, दो चीजें होती हैं, एक चॉइस और एक चांस। चांस मिलना मतलब समानता, स्वतंत्रता के वातावरण में अवसर तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या हम उन अवसरों को अपनी इच्छा से प्राप्त कर सकते हैं? ये सारी बातें हम परिभाषित अर्थ के माध्यम से समझेंगे। तो कतिपय विद्वान जो समाज वैज्ञानिक हैं, वो किस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हैं, आइए हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसे समाज विज्ञान के अध्येता नैला कबीर ने सशक्तिकरण की परिभाषा को महिलाओं के संदर्भ में यह बतलाने का प्रयास किया कि महिलाओं को चुनने की आजादी, वही बात अभी जो मैंने आपसे कही कि चॉइस और चांस, मतलब चॉइस, हमें चुन सकें हम अपनी मर्जी से, यह एक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरा अर्थ यह है कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है
और जो लैंगिक संरचनाएं हैं यानी पुरुष और स्त्री, इसके बीच में जो समाज में भूमिका का वितरण है कि पुरुष क्या काम करेगा, महिला क्या काम करेगी, इसके साथ साथ जो उसके आत्मविश्वास और उसका आत्मसम्मान वो प्राप्त कर सके, तब हम इसे सशक्तिकरण का सही अर्थ समझेंगे। तो इस परिभाषा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सशक्तिकरण की वास्तविक जो अर्थ है, माने शक्ति के साथ अगर हम महिलाओं को समाज के परिदृश्य में समझने का प्रयास करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो अपनी चुनने की आजादी के साथ अपने कार्यों को कर सकने की क्षमता का विकास कर सके, जिससे उनका आत्मसम्मान और में वृद्धि हो और वे इसे समझ भी सकें कि उनके अधिकार उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। अन्य विद्वान कमला भसीन जो नारीवादी कार्यकर्ता हैं, उनका भी कहना यह है कि हमें सशक्तिकरण की परिभाषा को महिलाओं के संदर्भ में जब समझना है, तो शक्ति के जो मीनिंग है इस पर हमें ध्यान देना होगा। शक्ति का अभिप्राय यह नहीं है कि ताकत, हिंसा, नियंत्रण कर लेना, बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से, बुद्धि संगत ढंग से जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जो पितृसत्तात्मक विचार है समाज में, यानी पुरुष की जो प्रधानता वाली मानसिकता है, इस विचार में परिवर्तन करके महिलाओं की जो पहुंच है वो शक्ति के संसाधनों तक बढ़ जाए, वो निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार हो जाएं, वो सहभागिता करने लगें और समान कार्य के तरह आगे बढ़ने लगें अपने खुद के रुचि से, अपनी खुद की चॉइस से, तब हम उसे महिला सशक्तिकरण कहेंगे। तो अभी आपने इन कुछ परिभाषाओं को देखा। एक और छोटी सी परिभाषा हम देखते हैं, एशियन पैसिफिक सेंटर फॉर वुमेन एंड डेवलपमेंट द्वारा बताई गई है। परिभाषा में है कि महिलाओं द्वारा स्वयं निर्णय लेने की दशाओं में जब वृद्धि हो जाएगी, तो उसे हम महिला सशक्तिकरण कहेंगे। Increasing the conditions for women to take their own decisions is the true meaning of women empowerment. तो अब आप यह समझ सके हैं इन परिभाषाओं के माध्यम से कि महिला खुद निर्णय ले ले, संसाधनों तक पहुंच हो जाए और वह आत्मसम्मान के साथ अपने कार्य को कर सके। विद्यार्थियों, क्या यह विचार समाज में पहले भी था? जैसा कि आपको हमने प्रारंभ में यह बतलाया कि पूरा समुची जो दुनिया है इसमें लैंगिक भेदभाव बनाया हुआ है समाज द्वारा। जेंडर शब्द जो है, जेंडर, उसका मतलब ये होता है कि जब हम स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव करते हैं, तब उसे जेंडर शब्द से आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्त्री पुरुष की शारीरिक संरचना अलग अलग है, लेकिन समाज द्वारा भेदभाव किया जाता है कि दोयम दर्जा स्त्री का है, पुरुष की प्रधानता है। तो ये जो विचार है, दरअसल में पहले इस तरह का विचार मौजूद था समाज में कि पुरुष ही श्रेष्ठ हैं और महिलाओं को घर के काम तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन जब रेनेसां आया, पुनर्जागरण काल आया, पश्चिम में जब तार्किक चिंतन शुरू हुआ, समाजशास्त्र में आप पढ़ चुके हैं या और भी सामाजिक चिंतन जो आपने पढ़ा होगा दूसरे विषय वाले विद्यार्थियों ने, तो उन्हें पता होगा कि जब तार्किक चिंतन की शुरुआत हुई, तो फिर अपनी स्थिति के बारे में भी तर्कपूर्ण तरीके से विचार किया जाने लगा। तो पश्चिम में महिलाओं की स्थिति को लेकर विचारों की एक लहर शुरू हो गई और देखते हैं हम कि जो आधुनिक विचार हैं, जिनमें महिला की समानता को पाने का विचार आगे आया, उसमें 19वीं सदी में ब्रिटेन में शुरू हुई पहली लहर, उसको बोलते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें महिला अपने जो परंपरागत शक्ति संरचना है, जिसकी बात अभी हम कमला भसीन और नैला कबीर के उसमें पढ़ रहे थे कि परंपरागत जो संरचना है समाज की, इससे हट के हमें सोचना है कि हमें अपनी भी स्थिति के बारे में विचार करना है। तो पहली लहर जो शुरू हुई 1850 से 1940 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तक चली और इस लहर में इस बात पर विचार किया गया कि हमें अपने अधिकार चाहिए। पहले महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो वोट देने का अधिकार है, संपत्ति में अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है
और हम महिलाएं अपने विवाह के बारे में, तलाक के बारे में निर्णय ले सकें, यानी व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में भागीदारी के बारे में खुद विचार कर सकें। ये इस पहली लहर में विचार उठने लगे। कुछ किताबें उस समय बहुत फेमस हुई थी, जैसे मेरी वॉल्सक्राफ्ट की पुस्तक थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो, स्त्रियों की पराधीनता। तो इस तरह से इन विचारों ने बड़ी क्रांति ला दी समाज में, और यह विचार किया जाने लगा कि महिलाओं के लिए भी पुरुषों के समान समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी लहर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है और ये 80 तक चलती है। इसमें कुछ विचार बड़े क्रांतिकारी थे, जैसे सिमोन द बोवर का हम आपको हवाला देना चाहेंगे। उनकी पुस्तक है द सेकेंड सेक्स, और आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन स्त्री उपेक्षिता के नाम से बाजार में प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी पुस्तकालय में भी पढ़ सकते हैं। एक बड़ा वेल नोन कोटेशन है उस पुस्तक का कि स्त्री बनती नहीं, बनाई जाती। स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है स्त्री। मतलब जो उसकी सेकेंड दोयम दर्जा है वो जन्म से उसको नहीं मिला, उसको बना दिया गया। इस विचार ने बड़ी क्रांति ला दी समाज में। अन्ना ओकले ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, और भी सारे विचारक उस समय जो थे, कैट मिलेट, जूलियट मिचेल वगैरह, इन्होंने पश्चिम में महिलाओं के इनकी प्रेरणा से महिला आंदोलन सक्रिय हो गए और वो समानता की बातें करने लगे। जैसे वेतन में असमानता थी तो उसको दूर करना है, रोजगार के अवसर में समानता मिले और गर्भपात का अधिकार मिले। ठीक है, इस तरह से अपने जीवन की सुरक्षा से लेकर और सामाजिक जीवन में बराबर की भागीदारी के लिए ये लहर चल गई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं 90 का जब दशक आया तो तीसरी लहर शुरू हुई, और इस तीसरी लहर ने बड़े दूसरे ढंग से पेश किया विचारों को। इसने कहा कि जो पहले की लहर है उनने कुछ पक्षों को नहीं छुआ है, वो बहुत आधुनिक विचारों की इन्होंने बात की। जैसे इन्होंने कहा कि लेस्बियन जो महिला महिला के बीच संबंध को लेकर, या प्रवासी महिलाएं हैं, अश्वेत महिलाएं हैं, इनके अधिकारों के बारे में उन दो लहर में बात नहीं हुई। इसलिए इस लहर में इनके प्रति भी पॉजिटिव जो है विचार समाज में प्रचारित होने लगा। ये सब विचार जब समाज में फैले तो यह विचार करने के लिए शासन, प्रशासन, नीति जो नियोक्ता थे, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इन सब ने विभिन्न मंचों पर और विभिन्न साहित्य सृजन के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से इस पर चिंतन किया कि कैसे महिलाओं को भागीदारी मिले, वो निर्णय ले सकें, वो आगे बढ़ सकें और समानता की दिशा में समाज में जो है भेदभाव खत्म हो। तो विद्यार्थियों, आपको अभी यह भी मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा 2030 के लिए रखा है, और 17 हमारे जो लक्ष्य तय किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के, उसमें लक्ष्य 5 जो है वो महिला समानता की बात करता है, सशक्तिकरण की बात करता है। और वो उनमें ये पैमाना नहीं था कि घर के अंदर भी जो हमारे अवैतनिक काम है महिलाओं के, इनके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि कितना उनसे समय लिया जा रहा है, उनको शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं कि नहीं, उनको प्रजनन का अधिकार है कि नहीं। इस तरह के पैमाने उसमें दर्शाए गए हैं। आप लोगों को ऐसे भी मालूम होगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर इस दिवस पर हम बात रखते हैं और विचार करते हैं कि किस तरह से महिला आगे बढ़े। तो आगे इस क्रम में अब हम देखना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के तत्व कौन से हैं, कैसे हम ये समझें कि महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया उसमें बेसिक बात क्या है। तो पहली बात तो ये कि महिला आत्मगौरव महसूस करे। अभी तक महिला की जो स्थिति है अगले व्याख्यानों में जब हम जाएंगे, चर्चा करेंगे, तब आपको भारतीय समाज के बारे में अलग अलग स्थितियों में समझने की कोशिश की जाएगी, और
इस समझाने की प्रक्रिया में आप बहुत जगह ये समझेंगे कि कैसे महिला की स्थिति पुरुष की तुलना में आरोपित की जाती है कि वो यदि विधवा है, अविवाहित है या परित्यक्ता है, तो कैसे समाज का माइंडसेट तैयार होता है। तो महिला अपनी स्थिति में जो भी है वो आत्मगौरव महसूस कर सके, ये एक प्रमुख तत्व होना है महिला सशक्तिकरण का। और इस बात का उसे संज्ञान भी हो, जागरूक हो वो कि हम कैसे अपने अधिकारों को, अपनी स्थिति को ठीक करने का प्रयास करें और अपनी चॉइस के हिसाब से यानी अपनी पसंद के हिसाब से काम कर सकें। पढ़ना हो, किसी प्रशिक्षण को लेना हो, विवाह करना हो या गर्भ धारण करना हो या जीवन का कोई भी फैसला है, उसमें उसकी चॉइस कितनी है, इस पर भी ध्यान दिया जाए, तो ये महिला सशक्तिकरण का एक अनिवार्य तत्व है। इसके साथ साथ सूक्ष्म स्तरीय बदलाव, माइक्रो लेवल चेंजेस और मैक्रो लेवल चेंजेस। पूरे समाज में जब हम बदलाव की बात करते हैं तो मैक्रो लेवल है, बृहद स्तर पे। लेकिन माइक्रो लेवल क्या है कि जैसे घर के अंदर अगर कोई महिला है और साथ में एक लड़की है, उसका भाई भी है, उस उन दोनों के बीच में जो साधन है, सुविधाएं हैं, उनका किस स्तर पे बंटवारा है। किसी एक कार्यस्थल पर महिला है और अगर उसका छोटा बच्चा है तो उसके फीडिंग के लिए या उसके सुरक्षा के लिए उस पास में झूला घर है कि नहीं, छोटी छोटी सुविधाएं हैं कि नहीं। तो जिस जगह महिला है उस जगह में उसके लिए सुविधाओं का, साधनों का इतना बदलाव अपेक्षित है जिससे कि वो अपने जीवन की जरूरतों को और आत्मगौरव के साथ पूरा कर सके। तो महिला सशक्तिकरण के तत्व में हमने ये जाना कि आत्मगौरव और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, अपनी पसंद को पूरा करने की शक्ति और सूक्ष्म स्तरीय बदलाव जरूरी है और ये महिला सशक्तिकरण के तत्व हैं। सोशल साइंटिस्ट सारा लोगों ने एक फ्रेमवर्क बतलाया कि कैसे हम किसी प्रक्रिया को समझेंगे। महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, यदि हम इसको देखें तो प्रारंभ से लेके कैसे महिला एम्पावर कहलाएगी, सशक्त कहलाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो महिला का चूंकि स्थान सेकंड कैटेगरी में समाज ने दर्शा दिया, तो पहला लेवल क्या होना चाहिए, सबसे नीचे उन्होंने बताया कल्याण, यानी हम उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके लिए सुविधाओं के स्तर पे कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से उनका लेवल बढ़ाएं, उनको इस तरह से सुविधाएं पहुंचाएं कि वो थोड़ा सा अपनी स्थिति में ठीक हो जाएं। जब वो ये इस लेवल तक सुविधाओं का उपभोग कर रही हैं, तो फिर वो आगे के लिए संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकें। जैसे विद्यार्थियों, आगे हम पढ़ेंगे, आप लोग भी अखबारों के माध्यम से ये समझ सकें कि अब भारत में नल जल, घर में नल जल योजना शुरू हुई है। तो जो महिलाएं दूर तक जाती थीं, कुएं से पानी भर के लाती थीं, उनके लिए अब घर में नल यदि हो जाए तो उनका समय बचेगा। जिनको धुएं में खाना बनाना होता था, उनको यदि गैस कनेक्शन मिलता है तो उनका समय और स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा होती है। तो स्कूल अगर पास में है, हायर स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज पास में नहीं होने से एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ दी जाती है। तो किस तरह से संसाधनों तक पहुंच हो सके कि महिला आगे की उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, ये भी एक इसके बाद का स्तर होगा। इस प्रक्रिया का तीसरा स्तर ये होगा कि महिला अनुभव करने लगे, यह समझने लगे कि उसके साथ जो किया जा रहा है वो उसके अनुकूल है या उसे और अनुकूलन की जरूरत है, कुछ और उसे प्राप्त करने की जरूरत है। यह इसका अनुभव वो करे, यह समझ उसके अंतर्गत आ जाए। और फिर इसके बाद जब वो ये समझ का स्तर, उसका जागरूकता का स्तर बढ़ जाएगा, संज्ञान का स्तर बढ़ जाएगा, तो वो फिर क्या करेगी, सहभागिता करने लगेगी, यानी उसका पार्टिसिपेशन लेवल सोसाइटी में बढ़ जाएगा। और जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो फिर वो नियंत्रण करना की स्थिति में होगी। जैसे यदि हम राजनीति में महिलाओं के चुनाव के माध्यम से यदि उन्हें पद मिलते हैं और वो मंत्री बनती हैं, तो स्वाभाविक है कि वो अपने विभाग के डिसीजन को प्रभावित करेंगी। यदि महिला के पास संपत्ति का अधिकार हो तो वो अपने निर्णय अपने ढंग से ले सकती है। तो जब तक संसाधनों पे नियंत्रण ना हो तब तक हम सशक्त की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। तो पहले कल्याण, फिर उस लेवल तक मतलब वेलफेयर, फिर एक्सेस,
फिर इसके बाद प्रत्यक्षीकरण, कंसाइजेशन, फिर इसके बाद पार्टिसिपेशन, फिर इसके बाद कंट्रोल। इन स्थितियों में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। यह सारा लोगों ने समझाया। लेकिन क्या यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से समाज में चल रही है? और अगर चल रही है तो फिर हम अभी तक बहुत पीछे क्यों हैं? अभी हाल में विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 2 दिन पहले ही उसका अखबार में मैंने अध्ययन किया। तो उस रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है कि 146 कंट्रीज में भारत अभी 129वें नंबर पर है लिंग असमानता। हम लैंगिक समानता के लक्ष्य को पाने में अभी बहुत पीछे हैं। तो आखिर क्या कारण है? जबकि हम सशक्तिकरण की प्रक्रिया के सारे प्रयास कर रहे हैं, फिर पीछे क्यों हैं? और पूरी दुनिया में तमाम देश जो हैं वो उस क्रम में आगे पीछे, कहीं कहीं पीछे ही चल रहे हैं। तो कुछ देश आगे हैं, बाकी बहुत सारे देश क्रमशः पीछे पीछे हैं। तो क्या वजह है? क्या होता है समाज में? कौन सी बाधाएं होती हैं? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो पितृसत्तात्मक सोच, जैसे पुरुष प्रमुख है, उसके निर्णय सही हैं, महिला के लिए यह कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो सोच है कि सारे अधिकार, सारे संसाधन जो है उसका स्वामी पुरुष है और ये सही निर्णय ले सकते हैं। तो पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं के निर्णय लेने की जो सहभागिता है, इसमें बाधा डालती है। शिक्षा में एनरोलमेंट बढ़ता है, लेकिन यदि उस तक पूरी पहुंच ना हो, लिमिटेड एक्सेस हो, तो फिर क्या होगा कि वो आगे की शिक्षा नहीं ले पाएगी। आर्थिक अवसर सीमित हो, महिलाओं को घर के कामकाज ज्यादा करने होते हैं, बच्चों की देखभाल करना पड़ती है, खाना बनाना, तमाम सारे जो कार्य हैं, उसकी लैंगिक भूमिकाएं जो हैं, इनसे वो आर्थिक भागीदारी में पीछे रह जाती है। और फिर अगर करती भी है तो स्त्री पुरुष के वेतन में असमानता होता है, यानी लैंगिक भेदभाव बना रहता है। फिर कानून की जागरूकता की कमी और राजनीतिक कार्य संस्कृति जो है, इसमें यदि कम उसका सपोर्ट होगा और ओवरऑल समाज के सारे जो पक्ष हैं, इनमें यदि उसकी लिमिटेड मोबिलिटी होगी, माने गतिशीलता कम होगी, विचारों से भी और स्थान से भी और कार्य से भी, तो फिर महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उसे समय लगेगा और हमें लक्ष्य तो बहुत जल्दी पाना है, क्योंकि हम एक स्वस्थ समाज का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो फिर महिला सशक्तिकरण के बाधक तत्वों का दूर होना जरूरी है। और जब ये माने बाधाएं खत्म हो जाएंगी, तो इसका इम्पोर्टेंस भी हमें समझ में आएगा, क्योंकि इससे विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाएं अवसर का लाभ प्राप्त कर सकेंगी, महिलाएं निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकेंगी और महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच बढ़ जाएगी, गतिशीलता के लिए वो स्वतंत्र हो जाएंगी। तो फिर हम एक ऐसे समाज को बना सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जिसमें विकास निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी आधी आबादी को अगर पीछे रख दिया जाए, इसीलिए हमारे भारतीय विद्वान ये कहते हैं कि जैसे विवेकानंद ने कहा कि एक पंख से कोई चिड़िया उड़ सकती है क्या? इसी तरह से यदि हम समाज में अगर एक हिस्से को आगे बढ़ाएं, दूसरा पीछे रह जाए, तो फिर हम उसके किस लेवल पर हैं, अभी आप खुद विचार कर सकते हैं। यानी सशक्तिकरण की प्रक्रिया क्या कल्याण के स्तर तक सीमित है? क्या उसके आगे के स्तर पर बढ़ी है? सहभागिता का स्तर बढ़ा है? तो क्या कंट्रोल का स्तर पाने में अभी समय है? तो क्यों है समय? इन सब के बारे में आपको भी विचार करना चाहिए। इसके साथ आपको और भी सारी चीजें मालूम होना चाहिए। जैसे हमने आपसे चर्चा की कि दुनिया में एक वैचारिक क्रांति आई, लहर चली विचारों की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि समय समय पर मंच प्रदान किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हुई। आप लोगों को यह पूरा प्रश्न पत्र वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में आएगा परीक्षा में। तो आपको व्याख्यान के एक एक शब्द को और इन सारे तथ्यों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होते हैं
किसी भी पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसमें से ही प्रश्न आएंगे और आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न नहीं लिखना है, यानी सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो आपको कंसेप्ट तो मालूम होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो जानकारियां दी हैं उनसे भी आप अवगत होना चाहें। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच की मैं अभी आपसे चर्चा कर रही थी, तो 4 सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए। 1975 में मेक्सिको सिटी में हुआ, 1980 में कोपेनहेगन में हुआ, 1985 में नैरोबी में हुआ, 1995 में बीजिंग में हुआ और अभी 21 जून आने वाला है। 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो उसकी थीम भी इस बार क्या रखी गई है? महिला सशक्तिकरण के लिए योग। दरअसल हमारे भारतीय विचार में यदि हम देखें तो बहुत सारे विचार, जैसे मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य आप 2 चीजें दे दीजिए, फिर महिला के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, अभी जो हम योग दिवस की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की थीम से जोड़ के, महिला सशक्तिकरण की थीम से जोड़ के आगे सरकार का जो उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन करने का जो उद्देश्य है, वो इसी विचार को लेकर है कि एक स्वस्थ महिला, एक जागरूक महिला अपने संतुलित विचारों से, अपने स्वस्थ स्वास्थ्य से अपने कार्यशील जीवन को जिए। तो इसलिए इस बार की थीम ये रखी गई है। दूसरी बात ये कि 2025 जो आने वाला है अगले साल, उसमें बीजिंग सम्मेलन के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इस पूरे पीरियड में समय समय पर जो घटनाएं घटी उनके बारे में भी अखबारों में कई सारे लेख प्रकाशित होते हैं। आप लोगों को करना यह चाहिए कि जब भी कोई महिला असमानता से संबंधित रिपोर्ट का प्रकाशन होता है या जो घटनाएं होती हैं, इन पर विचार करें और चिंतन करें, अपने साथियों के साथ साझा करें विचारों को और इसके बाद अपने विचारों को लिखें भी। तभी आप ये समझ सकते हैं कि समाज में ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो महिला सशक्तिकरण की बाधा है और कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जब भी किसी समाज में परिवर्तन लाना होता है तो उस परिवर्तन की कड़ी में एक व्यक्ति का भी योगदान होता है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, आप समझते हैं ना। तो हमारे विचार बदलेंगे यदि, तो समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। तो जो सोच है कि महिला किस तरह से होना चाहिए, पुरुष को ऐसा होना चाहिए, इस फ्रेमवर्क से तोड़कर यदि हम समान सोच के साथ सारे अवसरों की भागीदारी में समान रूप से आगे बढ़ें और उनका लाभ लें, संसाधनों तक पहुंच बढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर एक समावेशी समाज होगा, एक ऐसा समाज होगा जिसमें सब जो सही मायने में स्वतंत्रता का अर्थ है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आपने महिला सशक्तिकरण के अर्थ, परिभाषित अर्थ, तत्व, बाधाएं इसकी क्या हैं, उस प्रक्रिया के स्तर कौन कौन से होते हैं, इनको जाना और कुछ तथ्यों के माध्यम से यह जाना कि कैसे ये विचार कि हमें एक स्वस्थ समाज के निर्माण में आधी आबादी को बराबरी का हक देकर आगे बढ़ाना चाहिए, यह समझने का प्रयास किया। अब परीक्षा की दृष्टि से हम कुछ प्रश्नों को समझें और आप यदि व्याख्यान को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं भी दे सकते हैं। लेकिन अभी हम आपके समक्ष कुछ प्रश्न रख रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। तो हमने जब परिभाषित अर्थ जाना था तो उससे कुछ बातें निकल कर आई, जैसे महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता का विकास, स्वयं की क्षमता पर विश्वास, आत्मनिर्भरता या निर्णय लेने में सहभागिता। तो कौन सा विकल्प सही है? तो आप समझ सके होंगे अभी तक कि ये सभी चीजें होना जरूरी है, सभी बातों पर विचार करना जरूरी है, तभी महिला सशक्तिकरण का अर्थ सही होगा। दूसरी बात यह कि सतत विकास लक्ष्य की जो बात हमने बीच में की थी कि एजेंडा 2030 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो तैयार किया गया है, इसमें महिला सशक्तिकरण का मापन कैसे किया जाए, इसके कुछ पैरामीटर दिए हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, घर के कामकाज में उसके द्वारा किया गया जो समय है वो कितना हो रहा है, प्रजनन स्वास्थ्य पर वो निर्णय ले पा रही है कि नहीं, लड़की
लड़कियां जो हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में कितनी एम्पावर है, कितना उनकी पहुंच है संसाधनों तक, या उक्त सभी। तो यह भी हमने जाना कि ये सभी बातों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला सशक्तिकरण के मापन के लिए स्वीकार किया है, दर्शाया है। अब महत्व क्या है? यदि समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो इससे क्या महत्व होगा? तो पहली बात तो ये कि आधी आबादी यदि काम से पीछे रह जाए तो विकास असंतुलित होगा, तो विकास में भागीदारी बढ़ेगी, निर्णय लेने में महिलाएं सक्षम होंगी, संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। इसका मतलब सभी तथ्यों पर हम यह कह सकते हैं कि ये सारा महत्व, ये सारी चीजें हैं जो हैं बातें हैं, इनसे महिला सशक्तिकरण समाज में लाभदायी हो सकता है। स्त्री बनती नहीं, बनाई जाती है, पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। इसका मतलब ये एक क्रांतिकारी विचार जो हमने अपने व्याख्यान में आपको बताया था कि जब दूसरी लहर चल रही थी तो उस समय कई क्रांतिकारी विचार समाज में आए। उनमें सिमोन द बोअर का नाम बहुत उल्लेखनीय है और इनकी पुस्तक का नाम भी आपको मैंने बताया था, द सेकंड सेक्स, स्त्री उपेक्षिता, हिंदी अनुवाद हो चुका है। उसमें उन्होंने कहा कि महिला पैदा नहीं होती जन्मजात, उसको बनाया जाता है कि तुम स्त्री हो, तुम्हें ये करना है, इस तरह से रहना है, इत्यादि। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून, 8 मार्च। तो 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आज के व्याख्यान में हमने समझा, अब आपको और अधिक अध्ययन करना है तो आप इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ में संसद टीवी, राज्यसभा टीवी जो है उस पे महिला सशक्तिकरण के जो वीडियो डले हैं उनको देखकर आप अपने विषय को समृद्ध कर सकते हैं और जो उपलब्ध किताबें हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।